राजस्थान में जारी सियासी दंगल अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चैलेंज किया। हालांकि अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। सुनवाई अब डबल बेंच में होगी। उधर सरकार की ओर से कैविएट भी लगाई गई, जिसमें सरकार का पक्ष सुने बिना आदेश जारी नहीं करने की बात रखी गई। वहीं पायलट के वकील ने सदन के बाहर हुई कार्यवाही पर नोटिस को अवैधानिक बताया। तो बिना तैयारी के हमने आनंद फानंद में ये कोशिश की है और माननीय अदालत ने भी कहा है कि आप ठीक है, दोबारा से आप पिटीशन दाखिल करिए और सारी चीजें नए सिरे से तय करेंगे कि कब इस पिटीशन लगे, अर्ली हियरिंग होगी नहीं होगी, ये सब चीजें राजस्थान तय करेंगे। तो आज उन्होंने पिटीशन एक तरीके से अपनी टेक्निकली वापस की। उन्होंने आज समय चाहा, इसलिए याचिका पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंपली मैटर को एडजॉर्न कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम इस याचिका के अंदर संशोधन चाहते हैं, तो अब जब भी संशोधन लगेगा और क्या संशोधन लगता है उनके द्वारा अर्जेंसी बताई जाती है, उसी के बाद ये याचिका लगेगी। अगर संशोधन में कोई रूल चैलेंज होते हैं तो एकल पीठ की जगह वो खंडपीठ के समक्ष लगेगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस की ओर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। विधायकों के कैंप से प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सत्ता गिराने के प्रयास किए गए, लेकिन यहां पर भाजपा की कोशिश नाकाम रही। पायलट खेमे का जिक्र करते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि व्हिप का जवाब पायलट को देना होगा, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। खाचरियावास ने दावा किया कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन इस बीच भाजपा ने नोटिस को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे 19 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी कांग्रेस पर वार किया। अध्यक्ष ने नोटिस दिए हैं, उस नोटिस के अगेंस्ट में कोई भी विधायक जा सकता है और यदि वो वहां गए हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे अधिकार हैं। वो अपने अधिकारों के अनुसार क्या उनको कोर्ट में कहना है वो कह देंगे। इसके लिए कानून कायदा पहले से बना हुआ है और आप ये मानकर चलिए कि इस मामले में 100% जो कानून कायदा बना हुआ है वो तय है। 2/3 बहुमत के बिना आप दल बदल नहीं कर सकते, आपको पार्टी की व्हिप माननी पड़ेगी। संवैधानिक प्रावधानों को धत्ता बताकर स्थापित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ताक में रखकर विधानसभा की नियमावली कोल एंड सगदर को नकार कर पहले नोटिस जारी किए गए राजनीतिक उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद हद तब हो गई जब विधानसभा के सचिवालय को अपना टूल मानकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने ट्वीट कर डाला और एक तरह से इस प्रकार करने लगे जिस प्रकार 19 स्थानों को स्थान रिक्त हो गए और उन्होंने उम्मीदवारों के पैनल के नाम भी हवा में उछाल दिए। अब सभी की निगाहें अदालत तक पहुंच चुकी जंग पर हैं, लेकिन इस बीच यदि पायलट गुट को स्टे नहीं मिलता है तो उनकी सदस्यता पर खतरा बढ़ सकता है और इसके बाद राजनीति नई करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की। अभी भी सेनाएं दोनों ओर से तैयार है, ये कह सकते हैं। मामला शांत पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो सुलह के प्रयास बुधवार को दिखाई दे रहे थे वो तलखी में गुरुवार को नजर आए। सत्ता के इस सिंहासन के लिए 3 केंद्र बिंदु हैं जहां से रणनीति चल रही है। एक बात करें जयपुर के कुकस स्थित फेयरमाउंट होटल, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैंप के लोग हैं और लगातार वहां वार्ता का दौर जारी है। वहां कैंप की कमान संभाल रखी है एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे और मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी वहां मौजूद रहते हैं। आईटीसी ग्रांड भारत मानेसर, जहां का कैंप सचिन पायलट की देखरेख में चल रहा है और वहां उनके अपने विधायक मौजूद है। बीजेपी ऑफिस रणनीतिकार वहां से अपनी रणनीति बना रहे हैं कि बीजेपी का रोल क्या हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों में। तो ये केंद्र बिंदु। तलखी की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कल थोड़ी बर्फ पिघलती दिखाई दे रही थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तीखा बयान दिया और सीधे आरोप लगाए कि खरीद फरोख्त की साजिश के उनके पास ठोस सबूत है। उसके कुछ देर बाद ही जब सुरजेवाला प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो थोड़ी सी बर्फ पिघलती है। वो थोड़ा सा लिबरल होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है सचिन पायलट और विधायकों के प्रति। लेकिन अब ये मामला, आपको ध्यान होगा कि बुधवार को ही स्पीकर ने, मंगलवार के नाइट में स्पीकर ने नोटिस चस्पा करवाए कलेक्टर्स के माध्यम से इन विधायकों के, जो 19 विधायक हैं अशोक गहलोत कैंप से बाहर हैं। इसकी वैधानिकता को चुनौती हाईकोर्ट में दे दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, एक दिन पहले ही जन टीवी के एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने बताया था कि ये वैधानिक चुनौती हाईकोर्ट में इसे दी जा सकती है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सीधे भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते खुले हुए थे। तो चलिए हम बात करेंगे। लेकिन हमलावर के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास, जो गहलोत कैबिनेट के काबीना मंत्री हैं, और रघु शर्मा दोनों मैदान में आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी, अब देखिए एक बात और कहना चाहता हूं, सचिन पायलट से ज्यादा इस वक्त गहलोत खेमे की निगाहों में और जो बयान है उनके निशाने पर है भाजपा। सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि साजिश रच के सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चले, मैं जो मजमून आपने देखा भी और मैंने आपको ब्रीफ किया, इस पर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता सुमित गोधारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले सुमित जी आपके पास आना चाह रहा हूं। लगातार हमला बीजेपी के ऊपर किया जा रहा है कि साजिश रची जा रही है और अभी तक भी सरकार को अस्थिर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात रखूं कि भी बीजेपी यहाँ कहां पर पिक्चर में आ रही है। 20 विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, ये कौन है? ये सब कांग्रेस ही है। तो बीजेपी कहां से पिक्चर में आ रही है? कौन नाराज कांग्रेस से? कांग्रेस के विधायक। और क्यों नाराज? मुख्यमंत्री की शैली से। और मुख्यमंत्री की शैली से क्यों नाराज आती है? देखो, जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं, हमेशा उनके खिलाफ कांग्रेस में
एक गुट मजबूती से तैयार होता है, क्योंकि उनकी एक शैली रही है, वो काम कम करते हैं। वो तो राजनीति में यही उनकी रही है कि अपने जो लोग काम करने वाले हैं उनको दरकिनार करके उनको ह्यूमिलिएट करना मुख्यमंत्री जी की ये शैली रही है। और उसी शैली का परिणाम है कि आप देखो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सारे ये उनसे नाराज होकर ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों की होनी चाहिए, बीजेपी की क्यों चिंता है इससे? तो बीजेपी को कोई चिंता नहीं, बीजेपी का, ये तो कांग्रेस की चिंता तो आम जनता की, राजस्थान के 7.5 करोड़ की जनता है। आज 7.5 करोड़ जनता ये क्या देख रही है कि राज्यसभा चुनाव में 10 दिन रिजॉर्ट में सरकार जा रही है। अब आज 5 दिन हो गए रिजॉर्ट में और मुख्यमंत्री करें आगे 10 दिन और रिजॉर्ट में। तो क्या प्रदेश में सरकार रिजॉर्ट के लिए लेकर आए या विकास के लिए लेकर आई? साहब यहाँ सहमत हो सकता हूँ कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हितों की आप बात कर रहे हैं, वहां तक सही है। लेकिन अगर इंटरनल कांग्रेस में कुछ चल रहा है तो बीजेपी को क्यों तकलीफ है इससे? मैं बीजेपी को तकलीफ कांग्रेस से नहीं, बीजेपी को तकलीफ राजस्थान की जनता के साथ संवाद नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ 1.5 साल उन्होंने निकाली और 3.5 साल राजस्थान की जनता की परवाह, उन्हें 2 टर्म रहे, दोनों बार नहीं रही, तभी 156 से 56 और 100 से 21 और इस बार तो 21 भी नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि वो काम करते ही नहीं, जब भी सरकार में आते हैं उनका सारा समय कांग्रेस में ही अपने विरोधियों को करने, राजस्थान के विकास की उनकी कभी भावना नहीं रही। आज आप मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात कर रहे हो, अरे उनके ऊपर आरोप लगे, परिवहन मंत्री घोटालों में सबसे ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगे। गोदारा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बने? जादू की छड़ी से, जो जादूगर कहा जाता है उनको, या उनकी लोकप्रियता, कांग्रेस का वार, कोई तो वजह होगी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जी सुमित जी, चलिए मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। टेक्निकल कोई फॉल्ट उनके यहाँ पे हुआ है, सुमित गोदारा जी के, वो अभी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे। वरुण जी आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ एक बार बात बीच में जैसे मैं ये कह रहा था, मुख्यमंत्री जी बने, ये अशोक गहलोत जी 1982 में इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में जाते हैं। मैं सुमित जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाह रहा हूं। वरुण जी, कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी क्यों है? ये आपका इंटरनल मामला है। देखिए ये तो पक्का है, अगर जब कहीं पे भी कहीं तूफान मचता है या कहीं पे भी आपस में उलझन होती है तो पड़ोस की निगाहें भी होती है। लेकिन जब सियासी पड़ोसी हो, सियासी कुंबे में घमासान हो रहा हो, सत्ता की कुर्सी सामने दिख रही हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसी कितना उद्वेलित और उत्साहित होता है, कितनी उसकी लालसा जागृत हो जाती है। तो ये असर तो कांग्रेस दे रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं दे रही है। आपने दूसरी स्टेट्स में देखा, पूरे भारत में देखा, इलेक्टेड गवर्नमेंट जितनी है उनको गिराने में इनकी कितनी दिलचस्पी है। बालाकोट के हमले के बाद, उसके बाद ये चुनाव हुआ लोकसभा का, जीते, उसके बाद एक भी स्टेट में चुनाव नहीं जीते, इनको धक्का पड़ा हर जगह। तो इनकी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से तो आना नहीं चाहते, इनडायरेक्ट तरीके से मध्य प्रदेश किया, कर्नाटक किया, मणिपुर किया, गोवा किया, एमएलएस को किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार अपनी सरकार बना लो। मैं आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है ये क्या कर रहे हैं। अब रही बात आप कह रहे हो राजस्थान में बीजेपी की, आप देखिए जो आज जो एडवोकेट्स इनकी तरफ से अपीयर हुए हैं वो कौन है, तो क्लैरिटी आ जाती है। आज जो सचिन पायलट साहब और दूसरे एमएलए हैं कहाँ पे हैं? हरियाणा सरकार की कस्टडी में है, वो सारी उनकी पुलिस लगी है, उनका वहां पे होटल है। जब विधायकों को ठहरना तो राजस्थान हाउस खाली पड़ा है, बढ़िया फैसिलिटी है, वहीं रह सकते थे, हरियाणा में क्यों ठहरे? देखिए ये तो लोकतंत्र की पूंजी है साहब। हर पार्टी ये देख के चलती है कि लोकर कहाँ का फिट है, किस बैंक में लुटेरे हाथ नहीं डाल सकते। ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ ये, और अभी भी गोदारा सोचना है, ये तो राजनीतिक दलों को सोचना है कि अपने विधायकों को कहाँ महफूज रखा जाता है। राजस्थान में भी गुजरात के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी तो लगा राजस्थान ज्यादा सेफ है, यहाँ लेकर के आगे ऐसे विधायक कांग्रेस के विधायक लाए योगेंद्र जी, वही लेकर के जा रहा है। बीजेपी के विधायक थोड़ी लेके आए, हम राजस्थान में हमारे विधायक लेके आए। क्योंकि गुजरात में आपने देखा कैसे धड़ाधड़ी तोड़ना शुरू कर रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। खुद के एमएलए जो 2-2, 4-4 बार जीत के आए उनको तो बना नहीं रहे, कांग्रेस का विधायक फट ले रहे हैं, उसको मंत्री बना रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। गोदारा साहब सम्मानित विधानसभा के सदस्य हैं, अभी इनका जितना वक्तव्य आया उसमें सारा अशोक गहलोत को प्रवचन था। अशोक गहलोत के नाम से इतना इनको डर क्या है? अभी 1.5 साल की बात कर रहे थे जनता के कार्यों की। अगर जनता के कार्य नहीं कर रही थी कांग्रेस तो सारे चुनाव, छोटे चुनाव, सारे चुनाव जीते, कांग्रेस जीत रही है। शहरों में 25-30 साल से निकायों में काबिज थे, उसमें साफ हो गए। ये चीज इनको एक डर सता रहा है कि अशोक गहलोत साहब अगर मैं वापस आऊंगा आपके पास।
वरुण जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वरुण पुरोहित जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, पूरा सियासी ड्रामा देख रहे होंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हर पल जानकारी उत्सुकता देखिए राजस्थान की जनता की, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन लोग होम क्वारंटाइन है। क्यों है? अगर काम नहीं है तो घर में बैठे हुए हैं। इस वक्त सास बहू के सीरियल से ज्यादा आप देख सकते हैं राजस्थान के घटनाक्रम को लोग देखते हैं। और देखिए रचबा, वो चैनल वालों को नसीहत भी देते हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? ठीक है साहब, आप बता दीजिए काम क्या, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं आपको। फिर कहते हैं कि अच्छा अब क्या हुआ इसमें कि भाई आप ये तो कह रहे हो कि राजस्थान की सियासत के अलावा कोई काम नहीं चैनल को, और पूछते भी हैं कि अगला कदम किसका क्या होगा। तो ये देखिए उत्सुकता कितनी राजस्थान के लोगों की बनी हुई है। कोरोना से ज्यादा इस वक्त 3 जो स्टेशन बने हुए हैं सियासत के, फूकस, मानेसर और जयपुर का बीजेपी ऑफिस, ये 3 जो केंद्र बने हुए हैं, किस तरह से देखा जाए इसको? अभी लग रहा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये घटनाक्रम खत्म होगा, क्योंकि अब सबजुडिस हो गया मामला। सबजुडिस गया तो मैटर सबजुडिस चला गया है अब, और जैसे देख रहे हैं 1 सप्ताह तक हो चुका है कि हम लोग भी सब, यानी अगर देखें तो सबकी इंक्विजिटिवनेस इसी को जानने के लिए है कि आखिर में होगा क्या, और वही कि कौन किसके साथ है। हालांकि जब स्पीकर ने 19 लोगों को समन नोटिस दे दिया है, जारी कर दिया, तो एक आंकड़ा तो सामने आ गया है कि पायलट जी के खेमे में 19 एमएलए हैं। अब गहलोत जी के खेमे में कितने एमएलए हैं वो अभी सब अंदर वो भी अपने लॉकडाउन में है अंदर, वो सियासी क्वारंटीन में है, तो अभी तक वो आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित सबकी आंखें जो है ना वो आज का अगर हम देखें तो आज का भी काफी दिलचस्प मामला रहा कि कोर्ट जाएंगे। पहले आया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं, चलो राजस्थान के हाई कोर्ट में गए। राजस्थान के हाई कोर्ट के बाद में ठीक है, उन्होंने बोला कि हमको कुछ प्ली में अमेंडमेंट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कैंसिल हो गया। अब कितने बजे हियरिंग होगी? अभी भी सारी नजर लोगों की टीवी चैनल के ऊपर ही है कि अब क्या होगा। कल 1 बजे तक का टाइम है इन लोगों के पास, जो स्पीकर ने इनको दिया हुआ है। तो अभी तो सारी राजनीतिक हलचलें जो चल रही है वो ये है कि जो लीगल नोटिस इन्होंने दिया है मिस्टर सीपी जोशी ने, वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी वैलिड है और कितनी इनवैलिड है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि ये चला गया है कोर्ट में। तो अब ये ना लीगली जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, इललीगली जा रही है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जो कि बीच में ये जुडिशरी मैटर आ गया, इसलिए मुझे लग रहा है ये मामला और इंटरेस्टिंग हो गया है। और अब अगर ये सबजुडिस है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और आगे जाएगा, बात दूर तक जाएगी, यहीं पर जाकर नहीं खत्म होगी, ये बात तो बिल्कुल सामने दिख रही है, सुनिश्चित है। जी चलिए, एक जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ में। जैन साहब ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि देखिए हाउस के बाहर वैसे तो विप का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग किया है तो ये सबजुडिस जा सकता है मामला। अगर सचिन पायलट खेमाए या जिनमें से जो भी चाहे वो अदालत जा सकता है। जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, मामला अदालत तक पहुंच गया है, बीबी इसकी सुनवाई करेगी, तो क्या लग रहा है आपको कि इस चैलेंज तो, क्योंकि देखिए स्पीकर के ऑर्डर को क्या गया है कि आप ऑर्डर नहीं दे सकते हमें, क्योंकि हाउस के बाहर का मामला है, हम पार्टी की बैठक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये पार्टी स्तर का मामला है। तो अब इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, इस मामले में जो अशोक खेमा है उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया है। इन्होंने सब जगह शोर ये मचाया कि ये मामला विप के वायलेशन के लिए हमने नोटिस जारी किया। जो शिकायत की गई है, जब उस शिकायत को पढ़ा है तो वो शिकायत विप के वायलेशन की कम है और इस बात की ज्यादा है कि इन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि पार्टी अल्पमत में आ गई है, ये पार्टी की मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, ये पार्टी जब बुला रही है तो नहीं आ रहे हैं, और इसका मतलब ये माना जाए कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ना अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन का अकाउंट 10th शेड्यूल के अंदर है। इस मामले में उन्होंने 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया है, रवि नायक का मामले का दिया है। इसमें ये कहा था कि अगर एक पेपर ये पार्टी छोड़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इस्तीफा लिखकर दो तभी पार्टी छोड़ा हुआ माना जाए। यदि आपके एक्ट ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि आप पार्टी के विरोध में हो गए या आपने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, शरद यादव के मामले में भी ऐसे ही हुआ है, तो ये तो उसको माना जाए। इस शिकायत के अंदर इन जजमेंट्स का हवाला दिया।
और इसलिए जो स्पीकर है उन्होंने ये नोटिस जारी किया। राजस्थान के जो नियम है वो ये कहते हैं कि नोटिस 7 दिन का होना चाहिए, परंतु स्पीकर ने 3 दिन जारी किया। इसका भी कारण ये है कि नागालैंड का एक निर्णय है, नागालैंड नियमों में 7 दिन का नोटिस का प्रावधान था, पर स्पीकर ने 3 दिन का नोटिस किया था। वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि अगर विशेष परिस्थिति 7 दिन के बजाय 3 दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है, नेचुरल करना चाहिए। इन परिस्थितियों में आज दायर हुई है और जिसको विड्रॉ किया है उस पिटीशन में ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में पिटीशन दायर कर दी गई थी। पिटीशन 19 विधायकों की तरफ से दायर की गई। जो नोटिस लगाया गया था वो सिर्फ जो हेमाराम जी को जो नोटिस दिया गया था वो लगाया गया था। हेमाराम जी की जो शिकायत थी, हेमाराम जी की शिकायत थी, क्योंकि मैं 19 के 19 लोगों की अलग शिकायत हुई थी। इसके अलावा भी और कई जिसकी वजह से देखना है कि डीबी में ये मैटर जाता है या नहीं। निश्चित रूप से व्हिप जो जारी होता है वो व्हिप सदन की कार्रवाई को करने में जारी होता है, परंतु अगर जो एमएलए हैं जिनमें से जैसी है जिससे ये लगता है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी के विरोध में हो गए हैं तो पार्टी छोड़ने के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जो सेक्शन 1 का मामला बनता है। और क्योंकि बड़ी सारी शोर तो व्हिप का मचाया, परंतु शिकायत में 2(1)A का भेजा है मामला, 1 का भेजा है। अब ये इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। अभी कोर्ट को देखना है जो व्हिप जो नोटिस जारी हुआ वो 7 दिन की बजाय 3 दिन का क्यों जारी किया गया, ऐसी क्या परिस्थितियां थी। दूसरी ओर एक आप ये कह रहे हैं सारे दरवाजे खुले हुए हैं, पार्टी के अंदर आए, लेजिस्लेचर के अंदर आके बात करें, एआईसीसी में आकर बात करें, और दूसरी तरफ महेश जोशी ये शिकायत लिख के देते हैं कि ये स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ चुके। तो ये कुछ ऐसे लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने आकर विचार करेंगे कि वैसे जो स्पीकर है उसका निर्णय फाइनल होता है, पर स्पीकर का निर्णय कॉन्क्लूसिव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अकॉर्डिंगली हुआ नहीं, और इसी आधार पर ये रिटे अब सुनवाई में होगी। हमें देखना है कि आज रात को क्या होता है या कल क्या होता है। जी तो ये तो माना जा सकता है कि जो टाइम मुकर्रर किया गया है कि 1 बजे शुक्रवार 1 बजे तक, यानी कि 17 जुलाई तक आपको जवाब देना है, तो ये माना जा सकता है कि जब कोर्ट की हियरिंग में आ चुका है और कोर्ट ने कंसिडर कर लिया है नोटिस को, तो इसका मतलब समय से पहले कोर्ट अपना कोई ना कोई डिसीजन देगा सर, ये माना जा सकता है। ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से 5 से 3 5 बजे और इमीडिएटली डीबी के सामने मैटर जाने के लिए कह दिया, तो मुझे लगता है कि ये मान रही है गंभीर संवैधानिक प्रश्न इस मामले में और 1 बजे से पहले की जाए। और इस तरीके से आज तो कोर्ट की ड्यूटी भी है, कोर्ट सही कर कोर्ट की ड्यूटी भी है कि जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो उस मामले में विशेष जारी करे या उस मामले में सुनवाई करे। इस बात की पूरी संभावना है कि 1 बजे से पहले कोर्ट मामले में सुनवाई करेगी। जी, मैं जैन साहब वापस आपके पास में लौटूंगा मैं। तो चले, हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक, कानून के जानकार तमाम लोग इस वक्त जुड़े हैं, राजनीति के पंडित हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है, ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री साहब, एक बात जानना चाहूंगा मैं, किसके कुचले में दोष है जो राजनीति का केंद्र बिंदु राजस्थान केवल मेजबानी के लिए जाना जाता था अब तक, कि दूसरे प्रदेश के विधायकों को यहाँ सियासी क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन अब तो हम खुद क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो किसके भाग्य में दोष माने इसे, राजस्थान की जनता के, या फिर कांग्रेस के, या सचिन पायलट के, या बीजेपी के, या सभी के भाग्य में दोष है? क्या कहा जाए इसे? देखिए, वैसे तो क्या होता है, राजनीति के जो कहा है ना, विभिन्न रूपा राजनीति के लिए प्रेडिक्शन देना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन जैसे सचिन पायलट साहब राजनीति ही अपने आप में टेढ़ी खीर है सर। नहीं, कि जब पायलट साहब जब पैदा हुए तब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, सब ये सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी जन्मपत्री सबसे पहले मैंने बनाई थी। क्या बात है?
इनके योग तो मुख्यमंत्री बनने जैसे थे, पर उप मुख्यमंत्री बन करके ये संतोष धारण करना पड़ा, क्योंकि राजनीति हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी पद पर पहुंचेगा ये योग नहीं है, ये हम अपने कयास लगाते हैं कि ये कौन कैसे पद पर पहुंचेगा, क्योंकि ज्योतिष में ये योग नहीं होते हैं, ये हमारे कयास होते हैं कि उसको कितना। गहलोत जी के उनसे ज्यादा पावरफुल थे, वो उनसे ऊपर मुख्यमंत्री सचिन जी को शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है और बृहस्पति का अंतर लगा हुआ है अप्रैल से सितंबर तक। तो ये जो बृहस्पति का अंतर है इच्छाभिलाषी मंगल के साथ लगा हुआ है, तो सितंबर तक निशानियां रहेंगी और ये इसके शुरुआत से ही हो गई थी। लेकिन न्यायालय में समय पर राजस्थान की कुंडली में 20 जुलाई तक का समय है, केतु के बाद शुक्र का अंतर शुरू होगा, तो लगता है कि 20 तारीख के बाद कोई रास्ते निकलते नजर आए सामने। बाकी अभी तो ये 3 भागों में ये सारा खेल खेला जा रहा है। हम लोग किसी तरह के उसमें हम तो जो ग्रहयोग जैसा दिखाई दे रहे हैं उसे लग रहा है कि 20 तारीख के बाद में कुछ रास्ते निकल करके आएंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा कि जैसे होता है ना कि निर्णय ऐसा कि जिसके अंदर न इसकी रही न उसकी रही, इस तरह की कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन पायलट साहब के लिए अभी थोड़ा सितंबर तक का समय ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। जी, तो चलिए फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि 20 जुलाई तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। जो विधायक क्वारंटाइन है, चलिए आप जो भी आप वेन्यू पे जो मेन्यू आप ले रहे हैं उसको एंजॉय करिए। और मुझे लगता है कि अभी 20 तारीख तक ज्योतिष के हिसाब से तो 20 तारीख तक बाड़ेबंदी रहना लाजमी है, जैसे कि ग्रह नक्षत्र इनके बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के सियासी संग्राम पर। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें अदालत पे टिकी हुई हैं कि अदालत से क्या होगा। AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। सर, आपने पूरी प्रोसीडिंग बताई हमारे को कि ये इसी तरह से है। अब मैं जानना चाहूंगा कि एक संभावना जो होती है केस पे कि क्या इस केस में किसी को राहत तो मिलेगी, या तो ये कहा जाएगा कि ठीक है स्पीकर का राइट है कि वो नोटिस दे सकते हैं, जब तो इनको जवाब देना पड़ेगा 1 बजे से पहले। और अगर खारिज कर देते हैं तो सचिन पायलट गुट के लिए एक राहत की खबर होगी। अच्छा, एक चीज और मुझे जो लगता है, शायद आपको भी महसूस हो रहा होगा, जब एक दिन पहले चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था इस तरह के कोई सिमिलर मैटर नहीं दिखाई दे रहा जिसको नजीर के रूप में कह सके। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये फैसला देश के ऐसे सियासी ड्रामों के लिए नजीर भी बनेगा। देखिए, निश्चित रूप से एक नई तरह का लिटिगेशन शुरू हुआ है जहां सिर्फ और सिर्फ पार्टी के फोरम से बाहर जाकर, यानी सदन के फोरम से बाहर जाकर कोई कार्रवाई की जा रही है और उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का एक तरीके से पिटीशन लगाई गई है। इस मामले में चूंकि ये पहली बार मामला है, उलझा हुआ मामला है, और कल 1 बजे से पहले मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय इस मामले में कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि 7 दिन का समय हमारे नियमों में है, उसके बाद 3 दिन का नोटिस दिया गया है और 19 विधायकों को के बारे में जो अलग अलग शिकायतें की गई हैं और बड़ी लंबी तैयारी अशोक गहलोत कैंप ने की है, सचिन पायलट कैंप भी अपनी तैयारी कर रहा है। परंतु एक सीधी सी बात है कि हम नॉर्मली ये देखती हैं कि इस राजनीति में संविधान के जो प्रावधान है वो प्रभावित नहीं हो जाए। आपको कर्नाटक के मामले में याद होगा कि जब स्पीकर वहां पर रेजिग्नेशन पर फैसला नहीं कर रहे थे और उसे लेकर बैठे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यस, आप मत करें रेजिग्नेशन पे फैसले, पर आप इनको वोट देने दीजिए और उसके बाद वोट के बाद साथ आप डिस्क्वालिफिकेशन का या जो भी फैसला करना चाहें वो कर सकते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि नॉर्मली, क्योंकि अभी नोटिस ही दिया है, इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये तो कहेगी नहीं कि आप नोटिस का जवाब ही नहीं दें, पर ये जरूर कह सकती है कि नोटिस का जवाब आने के बाद या नोटिस का अप्रोप्रिएट टाइम होने के बाद तक कोई एडवर्स ऑर्डर जब तक कोर्ट स्टे नहीं कर दे तब तक स्पीकर पास न कर दे, अर्थात उनको वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं करिए, ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इस पिटीशन को खारिज कर दे कि जिस दिन स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई कर दे उस दिन आप आइए, क्योंकि इस पिटीशन में उन्होंने ये आरोप लगाया है सीपी जोशी को भाई नामजद पक्षकार बनाया गया है कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री के प्रभाव में अवैध कार्य कर रहे हैं, ये अंदर लिखा हुआ है। एक व्यक्तिगत आरोप भी उन्होंने सीपी जोशी पर लगाया है। जी परिस्थितियों में ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये कह सकती है कि इसको खारिज कर दें कि आप जब तक स्पीकर अपना कहते नहीं दे तब तक आपका कोई राइट नहीं होता, और दूसरा वो ये कह सकती है कि भाई स्पीकर सुनवाई करें। मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं लगती स्पीकर की सुनवाई, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि वो ये स्पीकर इनको सुनवाई जल्दबाजी में कोई आदेश पारित करे या एक समय तक कोई एडवर्स ऑर्डर इनके अगेंस्ट में पारित नहीं करे। तो इंतजार करना होगा। वरुण पुरोहित जी, सुमित गोदारा जी कुछ कह रहे हैं, गोदारा जी कुछ कह रहे हैं आप इस मैटर पे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने प्ली रखी है कि भाई मीटिंग में नहीं आए, तो मैं ये कहूंगा कि 5 साल जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब के विधायक और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक दिन भी विधानसभा में नहीं गए शपथ लेने के अलावा, तो उस हिसाब से तो इनको मुख्यमंत्री छोड़ विधायक भी नहीं बनना चाहिए जो ये प्ली रखी है। और मैं जो आपने बात रखी कि भाई अशोक गहलोत जी की, मैं ये कहूंगा कि शुरू से ही आप ये देखो राजीव गांधी मंत्रालय में, पीवी नरसिम्हा राव मंत्रालय में, इन्हें हमेशा, मुझे याद है हम इंडिया टुडे दौरान जो पत्रिकाएं और समाचार पत्र आते थे, ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी इन्हें मंत्री पद से हटाया गया। ये मुख्यमंत्री बने, खुद 86 में युवा बनते हैं, तब तो खुद बन जाते हैं, तब तो युवाओं के बात करते हैं जब खुद बने थे, और आज ये युवाओं पर तंज कस रहे हैं। क्या युवाओं में संदेश देना चाह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री? किस तरह उन्होंने युवाओं की मजाक बनाई है। सिर्फ गांधी परिवार की ब्लेसिंग के कारण ही वो मुख्यमंत्री हैं। आप ये देखो राजस्थान को जब भी गर्त में लेके गए वो लेके गए। ये भी एक बात होनी चाहिए कि क्यों कांग्रेस के निर्दलीय विधायक आए हैं। मैं एक बात रखूंगा कि कांग्रेस के जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो सारे अशोक गहलोत जी के द्वारा खड़े किए थे। ये चली रहती है हमेशा ही। मैं खुद तक सीमित हूं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान गर्त में गए, राजस्थान कभी गर्त में गया सर? आप जिस क्षेत्र से आते हैं बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, किसी सरकार की कोई वहां के लोग परवाह नहीं करते हैं। आज कोरोना का काल है, सरकारों की कितनी मदद पे लोग टिके हुए हैं। यहां मुझे लगता है कि ना केवल राजस्थान, हिंदुस्तान अपने बूते खड़ा होता है, अपने बूते बाहर निकलता है। ये सरकारों का केवल भ्रम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना पड़ता है। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सैल्यूट टू एवरीबॉडी ऑफ राजस्थान, जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं। सरकारों को कोई परवाह नहीं है। आप लोकतंत्र की फिक्र कर रहे हैं, कोरोना की फिक्र नहीं है। मुझे बड़ी जब चर्चाएं सुनते हैं, लोगों की जब चर्चाएं सुनते हैं कि एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं, राजनीतिक दलों को इतनी फुर्सत है कि वो सत्ता के लिए आज ही लड़ाई का दिन चुन रहे हैं। ये काम 2 महीने बाद भी किया जा सकता था। मैं ये बात कहूंगा इस विषय पे, मैं इस बात पे कहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि पिछले 4 महीने में उन्होंने कितनी मंत्रिमंडल की बैठक कोरोना को लेकर बुलाई। सिर्फ अधिकारियों को लेकर उन्होंने बुलाई। उन्हें अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं, उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, उन्हें जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं। ये उनकी शैली रही है। वो पावर सेंटर सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। उन्हें कोरोना, राजस्थान की जनता से मैं पहले ही कह चुका हूं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ये मोस्ट इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर रहे सेंट्रल में, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट सीएम रहे। सिर्फ व्यक्तिगत राजस्थान के सीएम तक पद की लालसा इनके रही है, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए इनके ऊपर अंतर विरोध हमेशा इनके खिलाफ रहा है, और ये खुद निर्दलीय उतारते हैं। ये निर्दलीय इनके क्यों हर बार जीत जाते हैं? ये कहते हैं पार्टी की बात करते हैं, इनके पार्टी की खुद की विचारधारा नहीं है। ये खुद पार्टी विरोधी। रिएक्शन लूंगा आपका मैं, एक रिएक्शन और लेना चाहता हूं मैं भी आपको। आप तो जुड़े तो रहेंगे, लेकिन एक अभी तुरंत एक ट्वीट आया हनुमान बेनीवाल का, जिन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे जी अशोक गहलोत के साथ पूरी तरह से मिली हुई है, और वो अपने भाई बहन वाला जो रिश्ता है चर्चाओं में उसे निभा रही हैं, सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगा है हनुमान बेनीवाल ने। ये सवाल इस वजह से आपके साथ मीटिंगों में हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, आपके अलायंस में, उनका आरोप है आपके पूर्व मुख्यमंत्री कद्दावर नेता पर। नहीं, मैं ये इस बात पे
हनुमान जी हमारे पार्टी के सपोर्टर हैं, साथी हैं, पर ये उनका व्यक्तिगत कई बार वो इस तरह रहता है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पार्टी के साथ हैं, पार्टी मजबूताई के साथ हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है इस मामले में। ओके सर, पर इस वक्त टोटली कांग्रेस, गांधी परिवार और सत्ता है, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। योगेंद्र जी, अभी इन्होंने गोदारा जी ने इतनी बातें करी, सब अशोक गहलोत, इनको नींद नहीं आती इन लोगों को अशोक गहलोत के नाम से, मेरे समझ में नहीं आता इनको। अब ये समझ में नहीं आया, अशोक गहलोत जी पे कह दिया। अटल जी ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी के लिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री, राजधर्म नहीं निभाया, वो तो बाल ठाकरे जी, अडवाणी जी थे जो बचा लिया। आज वो आदमी प्रधानमंत्री है, खाली कटोरे बजवा रहा है देश के लिए। पूरे देश में कोरोना का दिख रहा है। अरे आप राजस्थान की बात कीजिए, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वो व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार ही नहीं बच रही है, क्या बात रख रहे हो आप? और उनके बारे में हमने उनको 2 बार मंत्री पद से हटाया गया, आप ही के लोगों ने हटाया कांग्रेस के। मैं आऊंगा आपके पास में। वरुण पुरोहित जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी पुरोहित जी, मैं कह रहा हूँ जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही ये फट उछलने लग जाते हैं सब लोग। आप बताइए, अटल जी ने कहा था कि नहीं राजधर्म वाली बात को, अभी अशोक गहलोत जी अब अपने राजस्थान के धर्म की बात करें। हाँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। आज अशोक गहलोत के नाम से इनको इतना भय हो चुका है, इतने भयाक्रांत हो चुके हैं, ये घबरा रहे हैं कि इनका होगा क्या। और वसुंधरा जी को, हनुमान बेनीवाल ने कोई भी आरोप लगा, वसुंधरा जी को दोनों साइड लाइन कर रखा है। अच्छा, बात कर रहे थे आप विधानसभा अटेंडेंस की, तो वसुंधरा जी कितनी अटेंडेंस करती थी विधानसभा में, वो सब अलग प्रश्न है, इनको तो खाली क्रिटिसाइज करना है। वसुंधरा जी हमेशा विधानसभा में आते हैं, आप ये गलत बात रख रहे हो। हमेशा मीटिंग में अटेंडेंस देख लो, मैडम के हमेशा अटेंडेंस सीएम साहब की, पूर्व सीएम साहब की रही है विधानसभा। जब बोलना आपको 2-3 पॉइंट है बीजेपी वालों को, गांधी परिवार, कांग्रेस, अशोक गहलोत, आप अपनी बात नहीं करते। अभी बात कर रहे थे निर्दलीय विधायकों की, भैरव सिंह जी क्या करते थे हर बार, वो भूल गए आप। हर बात अशोक गहलोत इस तरह क्यों भयाक्रांत हो? अगर आपकी पार्टी मजबूत है तो आप जीतो चुनाव आ रहे हैं, जो नगर निकायों में 25-30 साल से काबिज थे, साफ हो गए, फिर आ रहे नगर निगम के चुनाव, फिर जीतना। आपके वकील, आपसे पार्टी के समर्थित वकील क्यों सचिन पायलट की कर रहे हैं? आपने जल्दबाजी में रिट करी, आप देखिएगा क्या होगा उस रिट का। आप वकीलों की बात कर रहे हो तो पी चिदम्बरम से लेकर अभिषेक सिंघवी तक बात करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। कपिल सिब्बल, इन्होंने कैसे कैसे लोगों की वकालत करी, आप ये बात नहीं कह पाओगे। आप यहाँ पे आप कैसे रोक सकते हो स्पीकर को शोकॉज जो नोटिस जारी करने से? ये थोड़ी रोक सकते हो। और मैं आपको वापस आऊंगा, वरुण जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, वरुण जी वापस आ रहा हूँ, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, हम अक्सर ये बात देखते भी और कहते भी हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और विरोधी नहीं है। पता नहीं कब कौन किसकी आवश्यकता किसको पड़ जाए, कौन किसके समर्थन में खड़ा हो जाए, ये नजारा भी देख रहे होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन पायलट जी के समर्थन में आज बीजेपी खड़ी हुई है, पूरी तरह से वकालत कर रही है। इसी वजह से कहता हूं कि वास्तव में अब ये राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए। सभी से मेरी गुजारिश है कि एक ऐसे स्तर तक अपनी बयानबाजी रखे कि कल उनसे आप आंख मिलाएं तो किसी तरह की शर्म ना हो। आई थिंक ये तो मैसेज होना चाहिए इस तरह की घटनाक्रमों से। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सर, मुझे लग रहा है आजकल कहाँ कैसे लेकर के चला जाता है? सर, आज के जनरेशन में हमारे यहाँ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटर्स यूथ वोटर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी न्यूज चैनल्स के थ्रू वो काफी अपडेटेड रहते हैं। और आज जो राजनीति का जो नया नजारा देखने को मिल रहा है, अलग अलग मैं प्रदेशों की ही बात करती हूँ। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अलग अलग आइडियोलॉजी के पार्टीज ने अपनी सरकार बना रखी है, और ऐसी पार्टीज है जो कभी एक दूसरे को बिल्कुल अपने निशाने पर लेने से नहीं चूकती थी। आप शिवसेना और कांग्रेस को देख लीजिए, आप एनसीपी साथ में आ गई है उनके। तो आज हर किसी वोटर के सामने अगर हम किसी महाराष्ट्र के इंसान से बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमने तो वोट किसको दिया था, ये तीनों आ गए सरकार बनाने। तो उनको लगता है एग्जाम्पल है नहीं। हाँ सर, बिल्कुल है, सारे एग्जाम्पल। तो लोकतंत्र की जो हम बात करते हैं ना कि वोट किसी को दिया, सरकार किसी और ने बना ली, वो आज के टाइम पे इसकी बिल्कुल जीती जागती तस्वीर मिलती है, दिखती है। जो वोट की कीमत खत्म हो गई, एमएलए उठा ले जाओ। आज वो दोनों एक साथ हो गए, मिल गए। अगर हम कभी बुआ भतीजी की जो बात आती है, यूपी बुआ भतीजा एक साथ हो गए एक टाइम पर, तो अलग। अगर हम कश्मीर की बात करें, एक टाइम पर जो बीजेपी ने अपने साथ जो
जो अपनी सरकार बनाई थी वो भी साथ में, तो अलग अलग जगह पर सरकारें बनी है। डेफिनेटली आज का युवा बंदा है तो देखता है हर चीज किस तरह से नई नई इक्वेशन बनी है, और क्वेश्चन मार्क भी इसीलिए रेज होते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा वोटिंग परसेंटेज है ना वो 60-65 पे अटक जाता है, 70 के ऊपर वो बहुत कम जगह जाता है, क्योंकि लोगों का लोकतंत्र है ना इसमें विश्वास कम होता जाता है। हम देखते हैं ना कॉम्बिनेशन राजनीति में होते हुए, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जिस तरह से जो वोटर्स है उनका जो विश्वास है ना वो अपने अगर वो वोट देकर आ रहे हैं तो उसमें और स्ट्रॉन्ग हो। इस तरह से तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें हैं वो और फ्लेक्सिबल हो रही है, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये तो युद्ध का जमाना है, सरकारें बनाते भी हैं तो गिरा भी देते हैं जब वक्त आता है। उनके पास वो राइट तो नहीं है कि चुने हुए सरकार के बाद में कुछ कर सके, लेकिन वक्त का इंतजार जरूर करते हैं। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बड़ी रोचक बात है कि कौन कहां से कैसे, कौन किसके पक्ष में बोल रहा है। तो ये पब्लिक डोमेन में जो वीडियोज होते हैं, पब्लिक डोमेन में जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है, इसका कोई मायने रहता है? या कभी इस पे कुछ सोचते हैं कि यार मैं 2 दिन पहले क्या कह रहा था, जनता को क्या जवाब दूंगा? सर ऐसा है, लोगों की याददाश्त, ऐसा कहते हैं हम भारतीयों की स्पेशली याददाश्त बहुत पुअर है। आप 2-3 महीने की बात करते हो, आगे 1 महीने के आगे वो लोग भूल जाते हैं क्या हुआ है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास इतनी स्ट्रांग है कि वो रोज एक ऐसा तबका है कि सुबह क्या बनाना है, क्या खाना है, उसको लेकर बाहर जाता है, रात को जो कमाई होती है लेकर घर पे आता है, उसके बाद उसको दूसरे दिन की चिंता होती है उसे क्या करना है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये मुझे लगता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मायने रखती है, किसने क्या कहा, वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, 4-5 दिन तक उस पर खूब बहस हुई, और अगर आप यकीन मानेंगे तो एक नई हेडलाइन आती है, एक नया विषय मिल जाता है डिबेट करने का, और वो लेट द पास्ट बी गॉन, वो वाला एक जो है कि ठीक है भैया रात गई बात गई, हाँ बस, तो वहां पर वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है इसी के हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स मिसयूज कर रहे हैं शायद हमारी सोच का कि चलिए छोड़, रात गई बात गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस शराफत की नजाकत को समझते, उस शराफत का ही फायदा उठाते हैं ये लोग। बिल्कुल सर। चलिए मैं एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, विनोद शास्त्री साहब के पास मैं आऊंगा, वरुण जी आपके पास, विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब इस तरह के सियासी घमासान होते हैं तो प्रदेश का भाग्य, ये तो निश्चित रूप से कोई भी घटना होती है, कहीं पे भी कोई भी घटना, अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो उसका असर पृथ्वी को भुगतना पड़ता है किसी भी तरह, चाहे उसकी सोच का असर पड़ता हो। अगर आज उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ में जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन पूरा दुनिया उससे विचलित। सुनामी जब आई उसका प्रभाव केवल ये नहीं कि जहां कोस्टल एरिया में उसका असर हो, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया को उसका झेलना पड़ा, चाहे किसी के प्रति कोई किसी का मित्र चला गया, किसी का बिजनेस चला गया। ऐसे ही जो सियासी घटनाएं होती हैं, प्रदेश के भाग्य पर कितना असर पड़ता है, या फिर प्रदेश का भाग्य इतना प्रबल होता है कि इस तरह के जो ड्रामे या घटनाएं होती हैं वो पाट दी जाती हैं? कैसे देखा जाए इसे? वैसे तो क्या है कि प्रदेश की कुंडली से भी प्रदेश के बारे में, जो कि अपने राजस्थान 4-5 भागों में बन करके तैयार हुआ था, छोटे छोटे खंड जब मिले थे, और फिर जब 30 मार्च 49 को ये सबसे राजस्थान का स्वरूप हुआ था, तो 10:40 पर वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ जो अपना सिटी पैलेस है वहां पर से घोषणा की थी। तो उस समय को हम राजस्थान की कुंडली मानते हैं, और उसके आधार पर ये 20 जुलाई के बाद कुछ चेंज है वो प्रदेश के लिए ठीक है। वैसे तो अभी का जो समय चल रहा है वो प्रदेश के लिए ठीक है। ये जो राजनीति में तो उठापटक होती रहती है, आम जनता की सजगता से कोरोना चल रहा है, अब आगे भी वो अपने आप चल रहा है। जनता तो सीधी सादी है, राजनेता नेचुरली उनको अपने पद और अपने सम्मान के लिए ये जो युद्ध तो करना ही पड़ता है। पर जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टि से भी, जैसे वर्षा की दृष्टि से भी, अब के योग खंड वृष्टि के आए हैं, तो कहीं बहुत अच्छी वर्षा होगी तो कुछ क्षेत्र कम वर्षा में भी जाएंगे, और ये इस तरह से जो राजस्थान का आधा हिस्सा बहुत ठीक हो जाएगा, आधा कम होगा। तो पर ये जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो प्रदेश को मध्यम स्थिति का योग बनाती है, पर प्रदेश
अभी आने वाले समय में इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी बन रही है, क्योंकि जो यहाँ की महादशा चल रही है अभी राजस्थान की, इसमें राहु की महादशा चल रही है और 20 जुलाई से शुक्र का अंतर है, शुक्र उच्च का है। फिर 2023 से थोड़ा अलग तरह की दशा बदलेगी, उस समय वैसे भी चुनाव है और उस समय देश की प्रदेश की सब दशाएं बदलेंगी, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन अभी भी जो राजनीतिक घमासान ऐसे लग रहा है कि अभी कोई समीकरण बड़ा बदल जाएगा, इसको ज्योतिषीय दृष्टि से इन समीकरणों पर तो नहीं, पर प्रदेश की स्थिति काफी ठीक रहेगी और ये अन्य प्रदेशों के मुकाबले इस प्रदेश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से या जहां तक प्राकृतिक दृष्टि से थोड़ी ठीक रहेगी। जी, तो देखिए यहाँ आप कह रहे हैं कि प्रदेश जो बिल्कुल, देखिए कुंडली हमारे जन्म के साथ होती है, तो प्रदेश का भी उदय जिस दिन से हुआ उस दिन राजस्थान का जन्म हुआ। ये बात सही है कि उसी समय के साथ में आप जो एक देख रहे हैं भाग्य राजस्थान का, उसी लिहाज से आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इतना जो घटनाक्रम है वर्तमान में, शासक की बात करें, क्योंकि आपके जो कैलेंडर्स होते हैं उसको शासक के रूप में उस तरह से देखा जाता है। अशोक गहलोत है, डिप्टी सीएम सचिन पायलट को संवैधानिक तरीके से हटा दिया गया है। अब यहाँ एक बात उठती है कि गहलोत का भाग्य कितना प्रबल रहेगा या सचिन पायलट का प्रबल रहेगा, किसी एक का अगर प्रबल है, या फिर ये कहें कि दोनों का ही कुछ ऐसा समय खराब चल रहा था जिससे ये सारा गतिरोध रहा और अब समय आ रहा है कि दोनों वापस से मिल जाएंगे, प्रयास है किसी भी स्तर पे किए जाएं। देखो, जहां तक गहलोत साहब का सवाल है, गहलोत साहब तो जानते और उनकी कुंडली भी किसी के पास में नहीं है सही, कि वो जन्म समय उनका सही किसी के पास में नहीं है। कोई क्या समय बताते हैं, उनके यहाँ जो उनके कुछ पारिवारिक लोगों ने जो बताया वो अलग समय बताए हैं, खुद ज्योतिषियों से संपर्क करते नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि ज्योतिषियों से दूर रहते हैं तो राजनीति ठीक करते हैं, पर ये जो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, जैसे जिस दिन गहलोत साहब का जन्म हुआ था, क्योंकि इनकी जो चंद्र राशि है वृश्चिक राशि है, कि ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं और स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कि ये दोनों तरह का स्वभाव होता है। और जहां तक अभी उनके चंद्र कुंडली के आधार पर तो दोनों में अभी, क्योंकि जब चुनाव हुए थे उस समय हमने ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये सचिन साहब शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इनके योग भी काफी प्रबल थे। पर गहलोत साहब की कुंडली में चंद्र कुंडली से उनके ज्यादा प्रबल थे और अभी भी उनके थोड़े प्रबल ही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें कौन जीतेगा हारेगा ये तो ये राजनेता जाने, लेकिन इनमें लगता है कि इनमें गहलोत जी थोड़े से अब भी थोड़े भारी पड़ेंगे सचिन जी से। पर सचिन जी को सितंबर की स्थिति ज्यादा ठीक बन रही है और बाकी तो बहुत सी परिस्थितियां हैं कि राजनीति में कितने लोग आपस में मिलते हैं, उनके ग्रह योग कैसे हैं और उनमें कौन विनर रहता है, क्योंकि हम एक ही देखकर बहुत सारों की कई बार प्रिडिक्ट करने में भी दिक्कत आती है। पर ये जो कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है अशोक गहलोत इसमें डाउन नहीं होंगे, यानी कि वो बने रह जाएंगे, आपका ये कहना है? इसको क्या बने रहने की स्थिति जहां तक है, पर वो सम्मान के साथ ही जो कुछ होगा सब सम्मान के साथ ही होगा और ठीक सी स्थितियां रहेंगी और प्रदेश के लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। मैं तो एक चीज, सचिन पायलट को तो अच्छी स्थितियों के लिए सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं? जी। और बीजेपी का क्या माने इसमें? देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है कि 1980 में जो बीजेपी का गठन हुआ था वो भी वैसे वृश्चिक राशि में हुआ था और इनका ग्रह योग तो बीजेपी के काफी प्रबल है फिलहाल, क्योंकि अभी की स्थिति तो काफी प्रबल है। आगे लंबा प्रिडिक्शन राजनीतिक दृष्टि से देना मैं समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस बनी तो बहुत पहले है, लेकिन कांग्रेस में 4-5 बीच में परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय से बनी थी, ये तो 100-125 साल पहले।
और उसके बाद में फिर जब नेहरू जी की कांग्रेस अलग थी, फिर इंदिरा जी की कांग्रेस बनी, फिर वो उसके बाद में फिर दूसरी कांग्रेस बीच में अंग्रेज ये जो हुआ ना, इनका संयुक्त बन गया है, गठन हो गया। तो ये इस तरह से 4 भागों में कांग्रेस की कुंडलियां होती है। जो लास्ट का भाग है, इसके आधार पर कांग्रेस की अभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। 2026 के बाद अच्छी स्थिति आती है। जी चलिए गोदारा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप कितना यकीन करते हैं ज्योतिष पे? क्योंकि अभी तो अशोक गहलोत जी को ठीक बता रहे हैं पोजीशन है कि 20 जुलाई तक थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी कर्म करके पार्टी आगे बढ़ी है, तो कर्म में हमारी पार्टी विश्वास रखती है। कर्म क्या बदौलत थी 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सीटें थी और 2019 में 303 सीटें आई। इस पार्टी ने काम करके दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चाहे किसानों से लेकर तो ज्योतिष भी कहते हैं कि कर्म प्रबल है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विश्वास करती है। और बात यह कहते हुए कि वर्तमान सरकार की, तो अशोक गहलोत जी को कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं करती। 1998 में परशुराम मदेरणा जी को करा तो जनता को लगा उनके साथ धोखा हुआ, तो 156 के 56 आए। और 2008 में भी मुख्यमंत्री उन्होंने अनेक प्रोजेक्ट किए थे कि ये अलग अलग वर्गों से, और जब आया तो बनाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, तो नतीजा ये रहा कि वापिस चुनाव हुए तो 21 सीटें आई। कांग्रेस जब चुनाव में लगता है फेवरेबल सर्कमस्टेंस होते हैं तो उम्मीदवार घोषणा नहीं करती, और जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करते हैं कांग्रेस को बिल्कुल जनता नकार के छोड़ती है, क्योंकि उनकी शैली ऐसी रही है। मैं बार बार यही बात रख रहा हूं, इनकॉम्पिटेंट वो मिनिस्टर थे सेंट्रल में और इनकॉम्पिटेंट सीएम के रूप में उनका कार्यकाल याद किया जाएगा। चलिए वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप कितना यकीन करते हैं इस पे? कांग्रेस पार्टी करती है सब चीजों पे यकीन? भाई ऐसा है, अपना अपना इंडिविजुअल यकीन होता है। कोई करता है ज्योतिष पे, कोई नहीं करता है। इसमें कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी समुद्र है, एक डेमोक्रेटिक फोरम है। कांग्रेस का अर्थ भी फोरम ही होता है, लोगों का कांग्रीगेशन होता है फॉर डिस्कशन इन एनी टॉपिक। ये नहीं होता है कि भाई हम अब एक वो मिलिट्री की जैसे पैरामिलिट्री फोर्स बना दी तो 70-80% आदमी का तो ब्रेन वॉश कर दिया, 10-20% आदमी उसको रूल करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसी पार्टी नहीं है हमारी बात। अब आप भी गोदारा जी देख रहे थे, आप इनको देखो, इनका इंप्रेशन खाली अशोक गहलोत पे, खुद की पार्टी की बात नहीं और कोई बात नहीं करते जनरल ये लोग। ये हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जो पॉइंट उठाना चाह रहा था बीच में, वो मैं जो युवा चल रहा है ना प्रश्न, इसकी बात उठाना चाह रहा था। मैं सचिन पायलट जी के खिलाफ नहीं हूं, बहुत उनका फेवर करता हूं। राजेश पायलट जी तो वाकई जन नेता थे, बहुत अच्छे सुदृढ़ नेता थे। लेकिन आप जो युवा कर रहे हो ना सब जगह, युवा राजनीति से जो आदमी आता है वो छात्र राजनीति से आता है, जमीन पे संघर्ष करके आता है, विश्वविद्यालयों से आता है नेतागिरी करता हुआ, छात्र राजनीति संघर्ष, उसको आप युवा राजनीति से कह सकते हो। जो आदमी एक सीधा अपने ले लेता है आकर के हायरार्की से, लीगेसी से बैठ जाता है, वो जब तक जमीन पे स्ट्रगल नहीं करता है उसको आप युवा राजनीति से युवा नेता मानना गलत है। आप ये बात सोनिया गांधी, आप ये बात राहुल गांधी, आप ये बात प्रियंका गांधी पे भी एप्लीकेबल है, ये बात इंदिरा गांधी पे भी एप्लीकेबल है। आप सभी को रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का ये सियासी संग्राम जारी है और अगला कदम क्या रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, अदालत के फैसले के अगर हम जिसको लेकर के जिक्र कर रहे थे वह केवल अभी नोटिस तक है, लेकिन कदम नहीं है ये कि सचिन पायलट अपने कदम का कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि अदालत का फैसला क्या कह रहा है या अशोक गहलोत क्या करेंगे उस पे, ये कहीं कोई वो नहीं है। ये सियासी कदम पे डिपेंड करेगा, केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है ये सारी जो प्रक्रिया है ये। तो इंतजार है कि नेक्स्ट क्या, हम रोज से जो चर्चा करते हैं उसमें इसी उम्मीद के साथ वहीं पे छोड़ते हैं कि अब क्या। तो फिर ये सवाल बना हुआ है कि नेक्स्ट क्या होगा, और जैसे होगा हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।